एग्जाम्स नेट के चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट किया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, क्योंकि इस वेबसाइट पर आपको ये वाला और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उनके पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। वो बेहतर तैयारी के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी 12 अक्टूबर 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हियर वी गो। हिंदी मीडियम का ये पेपर रहेगा। अ वेरी बेस्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको कहता है कि 3 कथन और उनके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथनों का अनुसरण करता है। इस प्रश्न को करने के लिए हम वेन आरेख यानी कि आपके वेन डायग्राम का उपयोग करेंगे। इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं वो बेस्ट इसी से सॉल्व किए जाते हैं, और कोई भी तरीका मत लीजिएगा, सोचने मत बैठिएगा, क्योंकि ये वाले आरेख जो हैं इनके लिए बेस्ट रहते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है कुछ कुर्सियां धारक हैं। कुछ कुर्सियां, सभी नहीं है, तो कुछ कुर्सियां जो हैं वो धारक हैं। और आगे कुछ धारक जो है वो बोतलें हैं और कुछ बोतलें कुर्सियां हैं, तो इसके मुताबिक यहाँ पर बोतलें आएंगी, क्योंकि कुछ बोतलें कुर्सियां भी हैं, कुछ धारक बोतलें भी हैं, तो इसके हिसाब से बोतलें आएगा कुछ इस प्रकार से। अब पहला निष्कर्ष आपका ये है कि सभी कुर्सियां बोतलें हैं, ये असत्य है। देखिए, क्योंकि कुछ कुर्सियां बोतलें हैं इसलिए सभी कुर्सियां बोतलें हैं, ये संभव हो सकता है पर हम इसको निश्चित रूप से नहीं कह सकते। आगे, सभी बोतलें कुर्सियां हैं, देखो सभी की तो बात ही नहीं हो रही है ना, कुछ बोतलें कुर्सियां हैं, तो दूसरा भी गलत है। सभी धारक बोतलें हैं, नहीं, कुछ धारक ही बोतलें हैं, तो ये तीसरा निष्कर्ष भी गलत है। सभी धारक कुर्सियां हैं, नहीं, सभी धारक नहीं, सिर्फ कुछ धारक कुर्सियां हैं, तो आपके चारों ही निष्कर्ष गलत है। सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कि आपके सारे विकल्प निष्कर्ष जो हैं वो गलत है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? अब इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का। एक महत्वपूर्ण टेबल है ये, बहुत ही काम में आने वाला है, तो आप इसको बनाकर अपने एक साइड में रख लीजिएगा जब भी आपका पेपर स्टार्ट होने वाला हो, क्योंकि इसके बेस पर ही आपके बहुत सारे प्रश्नों के हल निकल जाएंगे और बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार बना के रख लिया तो आपका समय बच जाएगा। तो चलिए वो टेबल एक बार बता देती हूँ। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। JKLM, एन यहाँ पर NOPQRSTUVWXY और Z। अब इनको स्थानांक भी दे देते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो चलिए सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है कि यहाँ प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर था VRPL, और यहाँ पर है UQOK। V आपका स्थानांक है 22। आप देखिए V और U ये -1 पे जा रहा है ना। V का स्थानांक 22 है, U का 21 है, तो -1 पे गया ये। और RQ ये भी देखिए पीछे की तरफ -1 पर गया। PO -1, ऐसे ही आपका LK ये भी -1 पे। तो मुझे लगता है हमें हमारा तर्क जो है मिल गया है, पर एक बार इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर है कुछ, तो उसके बाद SOMI और RN
एल और एच। यहाँ पर भी देखिए -1 -1 -1 -1, तो इसका अर्थ यहाँ पर भी वही अनुसरण होगा। यू के पहले आता है टी, क्यू के पहले आता है पी, ओ के पहले आता है एन, के पहले आता है जे। तो यहाँ पर भी वही अनुसरण होगा। टी के पहले एस आता है, पी के पहले ओ आता है, एन के पहले एम आता है, जे के पहले आपका आई आता है। तो इसके अनुसार आपका सही उत्तर रहेगा टी पी एन जे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3। ए प्लस बी का अर्थ, ए बी का बेटा है तो जमा का अर्थ बेटा है, माइनस का अर्थ पत्नी है, गुना का अर्थ पिता है और भाग का अर्थ भाई है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको दिया गया है कि यदि ये एक आपको एक्सप्रेशन दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जब भी आपको ऐसे रिश्तों की बात दी गई होती है तो हम वंश वृक्ष आलेख का उपयोग करेंगे। तो वंश वृक्ष आलेख के कुछ चिन्ह रहेंगे, वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि एक सर्कल जो है वो एक महिला को दर्शाएगा, एक स्क्वायर जो है वो एक पुरुष को दर्शाएगा, एक सिंगल लाइन जो है वो भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन को दर्शाएगी, एक डबल लाइन जो है वह विवाहित जोड़े को दर्शाएगी, और एक सीधी लाइन जो है वो अगली पीढ़ी को दर्शाएगी। ठीक है, चलिए। अब इसके अनुसार आपको दिया गया एक्सप्रेशन है सी जमा एम माइनस एस गुना के माइनस पी भाग टी। तो इसका मतलब सी और एम के बीच में क्या रिश्ता है? सी एम का बेटा है और एम एस की पत्नी है, एस के का पिता है, के पी की पत्नी है और पी टी का भाई है। तो चलिए इसको हम वंश आरेख बना लेते हैं। इसका सबसे पहले आपको दिया गया है कि सी एम का बेटा है, तो सी बेटा है एम का, एम एस की पत्नी है, एम महिला हो जाएंगी और वो पत्नी है एस की। आगे एस के का पिता है, एस के का पिता है। तो यहाँ पर यानी कि एस एम इसका सी का भाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि एस पिता सी का भी है और अगर के जो है वो एस का पिता बेटा या बेटी है तो इसका मतलब वो भाई बहन है, वो और सी भाई बहन है। आगे के जो है वो पत्नी है, तो के महिला हो जाएंगी, के जो है वो पत्नी है पी की, पी पुरुष हो जाएंगे और पी भाई है टी के। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पी और टी आपस में दोनों भाई है। अब सबसे पहले आपको दिया गया है कि के एम की बेटी है, तो यहां से अगर मैं देखूंगी के एम की बेटी है, ये बिल्कुल सही है, पहला वाला सत्य है। दूसरा सी एस का बेटा है, सी एस का बेटा, ये भी ठीक है, सी एस का बेटा है। के एम के भाई की बेटी है, के एम के भाई की बेटी है, के नहीं, के तो एम ही की बेटी है, तो ये तो गलत है ना, के एम की बेटी है। आगे के टी के भाई की पत्नी है, के टी के भाई की पत्नी है, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो इसका मतलब असत्य कौन सा हो गया? आपका तीसरा विकल्प ऑप्शन सी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दिया गया है। ऐसी आकृति चुनिए जो कागज के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो देखिए, सबसे पहले कागज को इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से मोड़ा गया और उसके ऊपर ये आकृति से काट लिया गया। अब इसको खोलने पर ये किस प्रकार से नजर आएगी? तो ध्यान से देखिए इसको, जब मैं इसको खोलूंगी यहाँ पर एक रेक्टेंगल नजर आएगा मुझे, और उसके बाद ये जो एरो है थोड़ा सा इधर की तरफ, कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, और ये जो सर्कल है ये यहाँ पर, और ये वाला एरो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से।
इतना अच्छे से नहीं बना, बट ये एरो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, अब यही आकृति ऊपर भी आ जाएगी। यहाँ पर ये रेक्टेंगल यहाँ पर और ये रेक्टेंगल यहाँ पर, ये सर्कल कोनों में रहेगा, इधर इधर। और अभी एरोज ये थोड़े से बनाने में मुश्किल है। चलिए कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही इधर, और ये एरो जो है वो इस प्रकार से, ऐसे। ये ये आपकी आकृति जो है वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। अब ये देख लेते हैं ये आकृति किससे मेल खाती है। देखिए यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पर आ गया तो ये गलत हो गया, और ये रेक्टेंगल इधर चला गया तो ये भी गलत हो गया। ये ठीक है। चलिए डी को भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एरो आ गया तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आपका सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5। यदि जमा का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जमा है और गुना का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित व्यंजक का क्या मान होगा। तो चलिए व्यंजक देखते हैं। 19 जमा 72 -3 गुना -3 गुना 56 भाग 65, ये किसके बराबर होगा। अब चलिए इन्हें प्रतिस्थापित कर लेते हैं पहले दिए गए तर्क के अनुसार। ये हो जाएगा 19 गुना 72 भाग 3 -56 जमा 65 किसके बराबर होगा। अब इस प्रश्न को करने से पहले बॉड मास का ध्यान रखना होगा आपको। बॉड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ यानी कि का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जमा और फिर घटाव का हल किया जाता है। तो चलिए इसी प्रकार से देख लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों भाग किए जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 19 गुना 24 -56 जमा 65। अब इन दोनों को आपस में गुना किया जाएगा। ये मेरे पास आएगा 456 -56 जमा 65। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं। ये आएगा 521 -56 जो कि देगा मुझे 565। नहीं, ये हो जाएगा, हाँ ये 465 ही आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 6। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। नोट कीजिए, संख्याओं को उनके घटिया अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 13 13 पर ही संक्रियाएं, जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुना करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर उन पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों समूहों में क्या तर्क स्थापित होता है। यहाँ पर आपके पास समूह है 18, 39 और 60, और दूसरा समूह आपके पास है 12, 27 और 42। तो यहाँ पर अगर मैं 18 में 60 जमा कर देती हूँ और उसको 2 से भाग कर देती हूँ, ये मेरे पास आएगा 78, और उसको 2 से भाग करने पर मेरे पास आता है 39 जो कि दूसरी संख्या है। इसी प्रकार 42 जमा 12 भाग 2, ये मेरे पास आएगा 54 को 2 से भाग किया जो कि मुझे देगा 27 जो कि मेरी दूसरी संख्या है। तो इसको देखते हुए तर्क कुछ इस प्रकार स्थापित होता है कि पहली संख्या जमा तीसरी संख्या अगर मैं उसको 2 से भाग कर देती हूँ तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका विकल्प इसका अनुसरण करता है। पहला विकल्प 16, 35 और 54। तो 16 को जब मैंने 54 में जमा किया और 2 से भाग किया तो मेरे पास आएगा 70 भाग 2 यानी कि 35। ये दूसरी संख्या है तो इसका मतलब ये ही मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए। चलिए आप यहीं पर रुक जाइएगा, आपके पेपर में आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर चारों विकल्पों को एक बार देख लेते हैं। तो ये मेरा दूसरा विकल्प है, और इसी प्रकार से 11 में 33 जमा किए और उसको 2 से भाग किया, 44 यानी कि 22 जो कि 25 नहीं है तो ये गलत विकल्प है। सी 8, 19 और 33।
8 में 33 को जमा किया गया और उसको 2 से भाग किया गया तो मेरे पास आएगा 41, जो कि है 20.5, जो 19 के बराबर नहीं है, तो सी भी गलत है। आगे 20, 37 और 60। 20 में 60 जमा किया गया और उसको 2 से भाग किया गया तो मेरे पास आता है 40, जो कि 37 के बराबर नहीं है, तो डी भी गलत विकल्प है। इसका मतलब ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये बदल रही हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति यहाँ पर आई, ये आकृति यहाँ पे गई और ये आकृति यहाँ पे गई, मतलब आकृतियां घूम रही हैं। तो इसका मतलब अब ये आकृति कहाँ पर आएगी, ये आकृति यहाँ पर आएगी, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। ये आकृति यहाँ पर आएगी। आगे एरो का साइन यहाँ पर था, फिर वो घूम के इधर चला गया, फिर वो घूम के यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, अब वो घूम के आएगा इधर, यहाँ पे। तो ये मेरी आकृति हो गई। अब देख लेते हैं किससे मेल खाती है। ये खा रही है मेल आपके सी ऑप्शन से। तो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, आपको उसका चुनाव करना है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम अभी वही अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का ध्यान रखिएगा, उसी का उपयोग करते हुए हम ये प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले आपका विकल्प है एक्स, एल और क्यू। अब यहाँ पर देखिए एक्स जो है वो है 24वें स्थान पे, एल जो है वो है 12वें स्थान पर और ये 17वें स्थान पे। तो यहाँ पर है -12 और +5। बी विकल्प को देखें, क्यू, ई और जे। क्यू है 17, ई है 5 और जे है 10 पे। यहाँ पे हुआ -12 और +5। सी विकल्प जेड, एन और एस, डब्ल्यू, के और ओ। अब जेड है 26, एन है 14, एस है 19 पे। यहाँ पर -12 और +5। डब्ल्यू है 23, ये 11 और ये 15। अब यहाँ पर भी -12 पर यहाँ पर +4 हो रहा है। तो यानी कि ये मेरा सही उत्तर है। सभी में -12 और +5, सिर्फ इसमें ही +4 हुआ, जिसको देखते हुए चौथा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 9। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं। तो आप जानते ही हैं आपको पूरी की पूरी संख्याओं पर अपनी संक्रियाएं करनी है, आप उनको तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास ये 2 समूह दिए गए हैं, इनको लिख लेते हैं। 25, 30 और 65। दूसरा है 50, 50 और 100। अब यहाँ अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ, इन दोनों को अगर जमा कर लेती हूँ तो मेरे पास आता है 90, और अगर उसको 90 को मैंने 3 से भाग किया तो मेरे पास आती है मेरी दूसरी संख्या जो कि है 30। इसी प्रकार अगर मैंने इन दोनों को जमा किया तो मेरे पास आता है 150, और अगर मैं उसको 3 से भाग करती हूँ तो मेरे पास मेरी दूसरी संख्या यानी कि 50 आ जाती है। तो इसको देखते हुए तर्क क्या स्थापित हो रहा है? तर्क हो रहा है कि पहली संख्या में जब तीसरी संख्या को जमा किया गया और उसको 3 से भाग किया गया तो मेरे पास दूसरी संख्या आ रही है। तो देखिए कौन सा विकल्प इसका अनुसरण करता है। 44, 157 और 14। और बी ऑप्शन है आपके पास 25, 132 और 18। तो सबसे पहले 44 और 14 ये आ जाएगा 58, और उसको अगर मैं 3 से भाग करूंगी, 58 को 3 से भाग करती हूँ तो मेरे पास आता है 19.34, जो कि 157 नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत विकल्प है। आगे 25 और 18, इनको जब मैंने जमा करके 3 से भाग किया तो मेरे पास ये आएगा 43, और इसको 3 से भाग करने पर
14.34 जो कि 132 यानी कि दूसरी संख्या नहीं है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन 45, 40 और 75, और डी है 35, 178 और 15। तो 45 में जब मैंने 75 को जमा किया और 3 से भाग किया तो 120, 3 से भाग 3 यानी कि 40 जो कि मेरी दूसरी संख्या है। इसी प्रकार 35 में जब मैंने 15 को जमा किया और 3 से भाग किया तो ये आएगा 50 यानी कि 16.67 जो कि 178 नहीं है, पर यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है यहाँ। तो ये काफी टेढ़ा सा आपका आकृति बनी हुई है, आपको बहुत ध्यान से इसको नोट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अगर आपको इनको जूम करके दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ये आकृति अगर मैं कहीं पर भी देखने की कोशिश करती हूँ जहां पर ये ऐसी टेढ़ी लाइन आ रही है, तो यहाँ पर आई, पर ये कुछ इस प्रकार की नहीं बन पाई। अब इसको ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें ये सन्निहित नहीं है, और इसको भी देखने पर आपको ये यहाँ पर किसी भी तरीके से सन्निहित नहीं नजर आएगी। सी में भी नहीं नजर आएगी, और डी में अगर मैं ध्यान से देखती हूँ उसको, तो एक डी में ध्यान से देखने पर ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। देखिए ध्यान से, ये देखिए, एक मिनट, आप देखिएगा ध्यान से जी। यहाँ पर ये नीचे की तरफ, और ये इधर को, और ये एक, उसके बाद ये नीचे को जा रहा है, और ये इधर को, ये इधर ऐसे ये आकृति बन रही है। ध्यान से देखिए, ये आकृति यहाँ पर चिन्ह सन्निहित है, तो इसके मुताबिक मेरा डी ऑप्शन सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की तार्किक और सार्थक क्रम से में सही व्यवस्था दर्शाता है। गुदा, कागज, नोटबुक, पेड़ या स्टेशनरी की दुकान। देखिए, सार्थक अनुक्रम तो यह है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? पेड़ से होती है। चौथे नंबर पर पेड़, पेड़ से गुदा निकाला जाता है। गुदे का प्राथमिक स्रोत जो है वो पेड़ है, पेड़ से गुदा निकाला जाता है, यानी कि नंबर 1 दूसरे स्थान पर होगा। गुदा पेड़ों की लकड़ी के भीतर पाया जाने वाला एक रेशेदार पदार्थ है जिससे कागज बनाया जाता है। तो गुदे के बाद क्या बनाया जाता है? कागज। ये आपका दूसरे नंबर पर है, कागज। कागज बनाने के लिए गुदे को संसाधित किया जाता है, उसके बाद बनती है आपकी नोटबुक, जो की जाती है फिर स्टेशनरी की दुकान पर। दुकान, और यहाँ पर नोटबुक। ठीक है, नोटबुक कागज से बनाई जाती है, और स्टेशनरी की दुकान वह जगह है जहां पर नोटबुक को आगे बेचा जाता है। तो 4, 1, 2, 3, 5 पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। नितिन अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 45 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर दिशाओं की बात हो रही है कि वो पूर्व की ओर चल रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है। इस प्रश्न को करने से पहले दिशाओं के बारे में कुछ अनुमान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी दिशा रहती है उत्तर, यानी कि नॉर्थ, और यहाँ पर होती है दक्षिण दिशा, और इधर होता है आपका पूर्व, और यहाँ पर होता है पश्चिम। अब इन दिशाओं को देखते हुए सबसे पहले नितिन अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 45 किलोमीटर चलता है। तो देखिए, यहाँ से वो निकला अपने घर से, यहाँ पे मान लेते हैं उसका घर है। अब वो पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है।
फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ने के बाद यानी कि वो इस तरफ मुड़ा और 48 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 27 मीटर चलता है। अब वो बाईं ओर मुड़ा और 27 मीटर चला। फिर वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है और 55 मीटर्स चलता है। तो यहाँ पर 55 आ जाएगा मीटर्स। वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर के ठीक 7 मीटर दक्षिण में है। तो वो चला कहाँ से था? यहाँ से। ये उसका घर है 7 मीटर दक्षिण में, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर वो खंबा है। खंबा यहाँ पर है। तो अब आपसे पूछा गया है वो कहाँ पर पहुंचा था? यहाँ पर पहुंचा था। उसके बाद 55 मीटर चलने के बाद यहाँ पर पहुंचा था। तो अब आपने ये ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 55 और ये यहाँ पर रहेगा। देखिए क्यों, इसका रीजन क्या है? यहाँ पर ये 48 है और ये पूरा का पूरा 55 है, तो इसका मतलब ये 7 मीटर्स हो गया, है ना? क्योंकि 48 में 55 में से 48 को माइनस किया गया तो 7 मीटर आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर है। इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए। अब प्रश्न क्या था? वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर से 7 मीटर दूर दक्षिण में है। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये डिस्टेंस कितना होगा आपका? ये है आपका 45 माइनस 27 यानी कि 18 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? यहाँ पर आपका प्रश्न चिन्ह है, इसको कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी ये देखने के लिए संख्याएं लिख लेते हैं। 3 9 37 149, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह 2 3 9 8 8 9। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या काफी बड़ी हो गई है, तो इसका मतलब हम ज्यादातर इतनी बड़ी संख्याओं में जब डील करते हैं तो गुना या पावर्स की बात आती है। देखते हैं इनमें से कौन सी एप्लीकेबल बैठती है। यहाँ पर 2 से 9 में मैं जा रही हूँ और यहाँ से 9 में 37 में एक चीज मुझे देखने में मिल रही है कि अगर मैं 2 को 4 से गुना कर देती हूँ तो 8 8 में 1 जमा किया 9, ऐसे ही 9 को अगर मैं 4 से गुना करती हूँ 36 में 1 जमा करके 37 आ जाता है। इसी प्रकार 37 को 4 से गुना करके 148 आता है और उसमें जब मैं 1 जमा करती हूँ तो 149 आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी वही क्रम रहेगा, गुना 4 जमा 1। एक 149 को जब मैंने 4 से गुना किया तो मेरे पास 596 आता है। तो उसमें जब 1 जमा करूंगी तो मेरे पास आएगा 597। अब आप देखेंगे 597 में जब आप 4 से गुना करके एक जमा कर देंगे तो आपके पास 2399 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर ऑप्शन सी है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्द माना जाना चाहिए और शब्द अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर पहला जो संबंध है वह है सवार घुड़सवार दल, इसी प्रकार दीमक इससे संबंधित है। देखिए घुड़सवार दल सवारों का एक जुलूस होता है, सवारों का एक जुलूस होता है। इसी प्रकार दीमक जब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उसको कॉलोनी बोला जाता है। कॉलोनी दीमक समाज की एक उच्च संगठित और एकीकृत इकाई है और ये आपकी बी ऑप्शन है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है 15वां क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का गुना है, सी का जमा है, डी का माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर ये आपका समीकरण है, इसको लिख लेते हैं। ये है 9 B 14 D 16 C 40 A 10 किसके बराबर है? तो बी यानी गुना 14, डी है आपका माइनस 16 जमा 40 भाग 10। बॉड मास का ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को करने से पहले। बॉड मास ब्रैकेट्स ऑफ यानी कि का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों आपस में भाग होंगे। 9 × 14 - 16 = 4, और इन दोनों को आपस में गुना करने पर मेरे पास आ जाता है 126 -16 = 4, और इन दोनों को जमा करने पर 130 में से 16 जब मैंने माइनस करे तो मेरे पास 114 आता है। वो है पहला विकल्प। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 16। नीचे एक कथन दिया गया है, उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निर्णय लीजिए कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो कथन देखते हैं। दो कथन है मेरे पास, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। दोनों को इधर लिख लेते हैं। ए बी से बड़ा या बराबर है, बी सी से बड़ा या बराबर है, और सी डी से बराबर है, डी ई से छोटा है। इसी प्रकार एफ जो है वो सी से छोटा या बराबर है, और वो जी से बड़ा है। अब पहला निष्कर्ष आपको बोलता है कि ए एफ से बड़ा है। ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, यहाँ पर ए और यहाँ पर एफ दोनों अलग अलग इकाई, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस में है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ए जो है वो बी से बड़ा दिया हुआ है, बी जो है वो सी से बड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सी एफ से बड़ा है ना? इसका मतलब ए एफ से भी बड़ा ही होगा। तो ये बिल्कुल सही है, पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरा, डी जी से बड़ा है, ये भी ठीक है। देखिए कैसे, डी जो है वो जी से बड़ा है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहले वाले में कि डी जो है वो सी के बराबर है, और सी जो है वो यहाँ पर जी से बड़ा, तो उसका मतलब जी डी जो है वो जी से भी बड़ा होगा। तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सत्य है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है 17वां क्वेश्चन। दिए के विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न चिन्ह है, इसको कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? 4, 16, 64, 256 और प्रश्न चिन्ह। अब 4 से 16 आपको मालूम है गुना 4। ये काफी आसान प्रश्न है। ये भी गुना 4 है और ये भी गुना 4 ही है। तो यहाँ पर भी हम गुना 4 ही करेंगे, जिसको करने के बाद मेरे पास 1024 आता है, यानी कि ऑप्शन सी आता है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 18 अगला। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का गुना, सी का जमा और डी का माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह को क्या प्रतिस्थापित करेगा? मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड को निकालना है, तो आपके पास प्रश्न चिन्ह जो है वो आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं इसको। यहाँ है 13 बी, 3 डी, 15 ए, 3 सी, 6। ये किसके बराबर है? अब बी जो है वो गुना है, डी माइनस, ए भाग, सी जमा, ऐसे। बॉड मास का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं। देखिए 15 माइनस का है, तो ये आएगा -5 जमा 6। अब ये दोनों 39 -5 जमा 6। अब इन दोनों को जमा करती हूँ तो मेरे पास 45 और ये 40। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है 19वां क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी 7 लोग अलग अलग लंबाई के हैं। अब पहले 7 जगहें बना ले। एक, ये सबसे लंबा, फिर उससे छोटा, 3, 4, 5, 4, 5, 6 और ये 7। बी एफ से लंबा है लेकिन ए जी दोनों से छोटा है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है बी एफ ए और जी के बारे में, पर 7 जगहों पर ये कहीं पर भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड लाइन को पहले पकड़ लेते हैं। वो आसान है। ए केवल ई से छोटा है, तो यानी कि ए यहाँ पर आएगा,
क्योंकि एक केवल ई से छोटा है, बाकी किसी से छोटा नहीं है, तो ई सबसे लंबा हो गया और ए दूसरे स्थान पे आ गया, इन दोनों की जगह तो फिक्स हो गई। सी केवल डी से लंबा है, सी केवल डी से लंबा है, तो मतलब डी सबसे छोटा हो गया और सी सब सॉरी डी, हाँ डी सबसे छोटा हो गया, उसके बाद आता है नंबर सी का। अब दिया हुआ है कि बी और एफ, बी एफ से लंबा है, ए जी से छोटा है, तो ए जी से, लेकिन ए और जी दोनों से छोटा है। अच्छा, बी ए और जी दोनों से छोटा है, बी जो है वो एफ से लंबा है। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, बी एफ से लंबा है और ए और जी दोनों से वो छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास तीन जगहें बची हैं, तो मतलब बी तो यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर ए और एफ दोनों से छोटा है, ए और जी दोनों से छोटा है, तो यहाँ पर आपका जी आ जाएगा और यहाँ पर एफ। अब ये ठीक बैठ रहा है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जी से लंबा है? जी से लंबे हैं ई और ए ऑप्शन में नहीं है, ई ऑप्शन में है, तो इसका मतलब दूसरा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरी अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। नोट कीजिएगा, संख्याओं को उनके घटके अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 13 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुना करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर उस पर संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। आपको जो दो समूह दिए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से है, 2 12 8 7 32 और 28। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, साथ में अगर मैं 4 गुना करती हूँ तो मेरे पास 28 आता है, और उसमें 4 गुना करने पर, 4 जमा करने पर मेरे पास 32। यानी कि पहली संख्या में अगर मैंने 4 गुना किया तो मेरे पास तीसरी संख्या आती है, और तीसरी संख्या में 4 जमा करूंगी तो मेरे पास दूसरी संख्या आती है। देखते हैं यहाँ पर भी वही है कि नहीं। 4 गुना किया और 4 जमा किया, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि मेरा तर्क स्थापित हो गया है। यहाँ पर तर्क है कि पहली संख्या में 4 गुना किया गया तो मेरे पास दूसरी संख्या आती है, और जब मैंने उसमें 4 जमा किया तो, माफ कीजिए, तब मेरे पास तीसरी संख्या आती है, और जब मैं तीसरी संख्या में 4 जमा करती हूँ तो मेरे पास दूसरी संख्या आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 45 और 42, 3 15 और 12। तो 8 में 4 गुना किया तो 42 नहीं आता है, यहाँ पर आता है 32। तो ये 32 आता है जो कि 42 नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर अगर मैंने 4 को गुना किया तो मेरे पास 12 आता है, पर 12 में जब मैंने 4 को जमा किया तब आता है 16, जो कि 15 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका सी, ये है 12 52 और 48 और 5 25 और 30। 12 में 4 गुना करती हूँ तो 48 आता है, 48 में 4 जमा करती हूँ तो 52 आता है, मतलब मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं 4 को गुना करती हूँ तो 20 आता है, और 20 में अगर मैं 4 जमा करती हूँ तो 24 आता है, 25 नहीं। तो डी भी गलत है, इसका स्पष्ट मतलब है कि सी ऑप्शन सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे इसको। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। तो चलिए सबको बारी बारी करके इसमें डाल के देखते हैं कौन सी श्रृंखला को पूरी करता है। चलिए, तो सबसे पहले आपका पहला विकल्प बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, CMENL, CMENL,
ENL, CMENL, और यहाँ पर भी वही। तो यहाँ पर तो मुझे स्पष्ट रूप से एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। CMEML, CNENL, CMENL, और ये भी वही। पर देखिए पहले वाला जो था वो यहाँ पर M आ गया, तो ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा। तीसरा विकल्प CMENL, CMENL, CMELM, यहाँ पर भी पैटर्न ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। अब लास्ट वाला भी देख लेते। वैसे तो हमारे पास हमारा उत्तर आ ही गया था, आप वहीं पे रोक सकते थे। आपको अपने पेपर में इसको आगे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे है CMENL, ENL, LM, ENC और CMENL। यहाँ पर देखिए पैटर्न ब्रेक हो गया, तो ये भी नहीं है। स्पष्ट रूप से पहला विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 22। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं, अंकों को नहीं, आपस में बदला जाना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों में हमारे पास और कोई भी हल नहीं होता, हमें एक एक करके सारे विकल्पों को कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं 16 और 64 को आपस में बदल देती हूँ तो मेरा समीकरण क्या बने, देखते हैं। पहले विकल्प को करने के बाद ये हो जाएगा 13 × 64 भाग 8, 124, 2 - 16 भाग 2 × 4, ये 84 के बराबर आना चाहिए। तो बॉडमास को तो आप भूलना ही मत ना ऐसे क्वेश्चंस में। ब्रैकेट्स करें पहले सॉल्व ये दोनों। तो 64 को 3 से गुना किया, 192 भाग 8, 124 भाग 2, 16 भाग 8, तो 3 भाग हो गए, है ना। ये 84 के बराबर आना चाहिए। इसको भाग करने पर मेरे पास आता है 24, 62 और 2, तो इसके बराबर आना चाहिए। इन दोनों को जमा करने पर मेरे पास 86 - 2, यानी कि मेरा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। तो आपको बाकी के विकल्प की ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ पर इसको करेंगे। आप अपने पेपर में इसको छोड़ सकते हैं जैसे ही आपके पास आपका आंसर आ जाए। तो दूसरे में आपको आपस में बदलना है 2 और 3 को, और तीसरे में 8 और 16 को। अब 2 और 3 को आपस में बदलने के बाद ये हो जाएगा 2 × 16 भाग 8 क्षमा 124 भाग 3 -64 भाग 3 × 4, ये 84 के बराबर। और यहाँ पर ये समीकरण बनेगा 3 × 8 भाग 16, 2 -64 भाग 2 × 4, ये 84 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 32 भाग 8 क्षमा 124 भाग 3 -64 भाग 12, ये 84 के बराबर आना चाहिए। और ये हो जाएगा 4, और ये होगा 41.33, और ये है 8। नहीं, एक मिनट। एक यहाँ पे, एक मिनट, ये है 5.33, ये 84 के बराबर आना चाहिए। वैसे तो मुझे लग ही नहीं रहा 84 के आसपास मेरा आंसर आएगा। चलिए एक बार कर लेते हैं इसको फिर भी। तो ये हो जाएगा 45.33 - 5.33, जो कि मुझे उत्तर देगा 40, जो कि 84 नहीं है, तो बी गलत है। यहाँ पर 24 भाग 16 भाग 2
और भाग 8, तो ये 84 आना चाहिए। अब 24 को जब मैंने 16 से भाग किया तो 1.5, ये आ जाएगा 62 और ये होगा 8, और 63.5 माइनस 8, 55.5। ये 84 नहीं है तो सी भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में आपने 64 और 124 को आपस में बदलना है। तो बदलने के बाद ये कुछ इस प्रकार बनेगा, 3 × 16 भाग 8 जमा 64 भाग 2 माइनस 124 भाग 2 × 4, 84 के बराबर आना चाहिए। तो ब्रैकेट्स को पहले हल कर लेते हैं। ये आएगा मेरे पास 48 को 8 से भाग किया गया और 64 को 2 से भाग किया गया, इसको 8 से भाग किया गया। अब 6, 32 और 15.5, ये 84 के बराबर आना चाहिए। 38 में से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास आता है 22.5, जो कि 84 नहीं है, तो डी ही भी गलत है। वैसे तो हमारा उत्तर आ ही गया था, ये तो मैं आपके लिए जस्ट बता ही रही थी कि ये गलत ऑप्शन ही है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 23। 3 कथन और उनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कोई नदी समुद्र नहीं है। कोई नदी कोई भी नदी समुद्र नहीं है। कुछ नदियां जो है वो झीलें हैं। कुछ नदियां झीलें हैं। सभी नदियां तालाब हैं। सभी नदियां तालाब है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। अब पहला निष्कर्ष मुझे कहता है कि कुछ झीलें समुद्र हैं। ये गलत है। झीलें और समुद्र में कोई भी आपको कनेक्शन नहीं दिया गया है, तो ये संभव नहीं हो सकता, संभव ही नहीं हो सकती। कुछ तालाब समुद्र है, दूसरा वाला ये भी गलत है, क्योंकि तालाब और समुद्र के बीच में कोई भी निश्चित संबंध हमें दिया ही नहीं गया है, कुछ भी नहीं बोला गया उसके बारे में। आगे तीसरा, कुछ झीलें जो हैं वो तालाब हैं। कुछ झीलें तालाब हैं, जी बिल्कुल, ये वाली झीलें जो हैं, क्योंकि सभी नदियां जो हैं वो तालाब है, तो ये वाली झीलें जो होंगी वो तालाब होंगी। तो केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, विकल्प सी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 24। 14 फरवरी 2022 को सोमवार, 14 फरवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए, ऐसा प्रश्न एक आएगा, हर पेपर में जरूर आता है। अब आपको दिया गया है कि 14 फरवरी 2022 को सोमवार था, है ना? अब ठीक उसके 2 साल पहले गए हैं हम, तो 2 वर्ष बीत चुके हैं, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब 2 वर्षों में एक अधिवर्ष है, में एक अधिवर्ष और एक सामान्य वर्ष। 14 फरवरी 2020 से 14 फरवरी 2022 तक कुल विषम दिन कितने होंगे? क्योंकि अधिवर्ष में 2 और सामान्य में 1, यानी कि 3 विषम दिन है। तो 3 विषम दिन, अगर मैं सोमवार, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, तो सोमवार से 3 विषम दिन पीछे चले जाइए, यानी कि रविवार, फिर उसके बाद शनिवार, फिर उसके बाद शुक्रवार। तो ये आपके पास आएगा शुक्रवार। तो शुक्रवार इस प्रश्न का सही उत्तर है, पहला विकल्प। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई
प्रश्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर आ गया 191, 534, 318, 443 और प्रश्न चिन्ह। तो देखिए नंबर्स काफी अलग तरीके से जा रहे हैं। 191 से लाइक एक नंबर काफी बड़ा आ रहा है, फिर छोटा नंबर आ गया, फिर बड़ा नंबर आ गया। अब यहाँ पर किस प्रकार का नंबर आएगा वो आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं 191 और 534, इन दोनों में कितने का फर्क है? 43 जमा हो रहे हैं। आप इन दोनों में देखेंगे तो 216 माइनस हो रहे हैं। इन दोनों में आप देखेंगे तो 125 जमा हुए हैं, और यहाँ का तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। पर एक चीज है, यहाँ पर ये जमा 3 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। यहाँ पर होगा जमा माइनस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है। तो 443 में से जब मैंने 64 को निकाल दिया तो मेरे पास आता है 379। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 26। अनुराग और भावना एक ही स्थान से गाड़ी चलाना एक ही स्थान से गाड़ी चलाना आरंभ किया। अनुराग ने उत्तर की ओर 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई और फिर दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर तक दूरी तय की। भावना पश्चिम की ओर जाती है, 15 किलोमीटर दूरी तय करती है और फिर दाएं मुड़ती है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वे एक सीधी रेखा में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? अब यहाँ पर भाषाओं का दिशाओं का जो है वो ज्ञान एक बारी। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, यहाँ पर दक्षिण दिशा यानी कि साउथ, ईस्ट यानी कि पूर्व, और वेस्ट यानी कि आपकी पश्चिम दिशा। अब शुरू करते हैं। दोनों ने एक ही स्थान से गाड़ी चलाना आरंभ किया है। अब अनुराग ने उत्तर की ओर 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। अनुराग उत्तर की ओर, अच्छा माफ कीजिए, अनुराग यहाँ से अगर शुरू करता है और उत्तर की ओर उसने 11 किलोमीटर की गाड़ी चलाई है, फिर वह दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाएं मुड़ा और उसने 13 किलोमीटर की दूरी तय की। भावना पश्चिम की ओर जाती है, तो यहाँ से ही अनुराग ने शुरू किया था। भावना को ब्लू से डिनोट कर देते हैं। भावना पश्चिम की ओर जाती है, तो भावना गई इधर को। कितना जाती है? 15 किलोमीटर जाती है, और फिर वो दाएं मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पर उसने 11 किलोमीटर की दूरी तय की। वे एक सीधी रेखा में आपस में कितनी दूर है? तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पर अनुराग था आखिरी में और यहाँ पर है भावना आखिरी में। अब इन दोनों में कितना आपस में फर्क है? ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 15 और यहाँ से लेके यहाँ तक है 13। तो दोनों में दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में है, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही विकल्प है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है, और तीसरी जो है वो चौथी से संबंधित है। इसी प्रकार प्रश्न चिन्ह 9 से किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए पहली दो संख्याएं, जो पहले दो समूह मुझे दिए हुए हैं 147 और 3, और दूसरा है 343 और 7। आप ये देखेंगे ना, यहाँ पर 3 में अगर मैं 49 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 147 आता है। देखिए पहले जो मैंने एक बार सोचा था, वो मैंने सोचा कि 7 का क्यूब जो है वो 343 बनता है, पर 3 का क्यूब जो है वो 27 बनता है। तो ये वाला मेरा जो तर्क मैंने सोचा था वो सही नहीं बैठेगा। पर एक चीज मेरे से ध्यान में ये आ गई कि 7 का स्क्वायर जो होता है, यानी कि 49 जो होता है, उसमें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास 343 आता है, राइट। तो यानी कि, और यहाँ पर भी अगर 3 को मैंने 7 का स्क्वायर यानी कि 49 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 147 आ गया। तो इसका मतलब मेरा तर्क क्या स्थापित हुआ यहाँ पर, कि दूसरी संख्या में अगर मैं
49 को गुना कर देती हूँ तो मेरे पास पहली संख्या आ जाती है। ठीक है, तो दूसरी संख्या मेरे पास 9 है, तो 9 को अगर 49 के साथ गुना किया जाए तो 441 आता है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, पैटर्न को जारी रखने के लिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी। चलिए, ओके, देखते हैं। अब पहले तो इनका हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो अल्फाबेट्स और डिजिट्स हैं वो आपस में मूव हो रहे हैं। यहाँ पे ये 7 है, ये वाला जो है वो 7 है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब सबसे पहले तो जो मुझे देखने में आया है वो है कि बी और 7 ने आपस में अपनी जगहें बदल ली है ना। और 1 जो है वो बीच में चला गया। एक मिनट, इसको जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिख जाए। हाँ, तो 1 इधर चला गया, ये इधर, वो नीचे आ गया। हाँ, बिल्कुल बन गया है। और एस इधर चला गया, सब बन गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे चरण में क्या हो रहा है कि 7 इधर आ गया और बी ऊपर, ये इधर, और 1 नीचे की ओर, ओ इधर को चला गया है। अब तीसरे वाले में क्या हो रहा है, 7 इधर, ये इधर, ये नीचे, और ओ और 1 ने फिर अपनी जगह बदल ली है इन दोनों ने। और ये वाला जो एस था ये इधर चला गया। पैटर्न फिर वही रिपीट हो रहा है ना जी। अब चौथे वाले में, अब उसी को देखते हुए यहाँ पर क्या पैटर्न चौथे चरण में कैसा रहेगा, अब इसी को अनुसरण करेंगे, सेम वाला पैटर्न। अब ये वाला जो 1 है वो एस की जगह पर आ जाएगा, और ट्रायंगल इधर, ये नीचे, ये इधर को जाएगा, और जो एस है वो इधर को आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे हुआ था ना। आई थिंक हमने सब कर लिया। और हाँ, ये भी इधर जाएगा। ठीक है, सब हो गया। अब इसके मुताबिक, एक मिनट, इसके मुताबिक अब ये कैसे बनेगा। यहाँ पर आएगा बी ऊपर, बीच में ट्राइंगल, यहाँ पर 7, यहाँ पर एस, सर्कल, और यहाँ पर एक। ये कुछ इस प्रकार से बन जाए। बिल्कुल। अब ये देखते हैं यहाँ पर ये किससे मेल खाता है। मेरे पास सी ऑप्शन है, ये सी से ही मेल खा रहा है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 29 पे। जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार mn पर रखा जाए तो संयोजन को सही ये सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपका दर्पण रखा हुआ है और ये आपका संयोजन है तो उसका प्रतिबिंब कैसे दिखेगा। इसका प्रतिबिंब जो है आपको लेटरल इन्वर्जन का मालूम होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। दायां जो होता है वह बाईं ओर और बायां जो है वह दाईं ओर नजर आता है प्रतिबिंब में। इसको देखते हुए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ए हो जाएगा उल्टा, 2 भी हो जाएगा उल्टा कुछ इस प्रकार से, और 9 बनाने में 1 मिनट, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये 9 कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसे 4 ई और जी, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि आपका पहले विकल्प से मेल खाता। तो फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 30, आपको ये आकृति किस में, कौन सी इन ऑप्शंस में मिल रही है इसका आपने ज्ञात करना है। तो अगर मैं देखूं ना तो मुझे लग रहा है मुझे पहली में ही मिल गई है। देखिए आप, ये देखिए, ये है ना, और ये बीच में लाइन। तो पहला मिल गया, बाकियों में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन देखिए, ये वाली है तो सी कुछ कुछ मिल रही है पर ये लाइन पूरी नहीं हो रही है वहाँ पे, है ना, तो ये मिसिंग है। और यहाँ पर भी वो आकृति नहीं बन रही है। 1 मिनट,
हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल शेप थोड़ा घुमावदार आ गया, मुझे यहाँ पे एक सीधी लाइन चाहिए थी। तो ये भी नहीं है, और यहाँ पर ये लाइन पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये भी नहीं है। तो ये गलत हो गया। आपके पास पहला विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो मेरे पास है 3360, 4080, प्रश्न चिन्ह 5814। काफी बड़ा है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जो पहला नंबर है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, ये पहला नंबर जो है वो 15 का क्यूब में से जब मैं 15 माइनस करती हूँ तब आता है। ये वाला नंबर जो है 16 के क्यूब में से 16 माइनस करने पर आता है, और ये नंबर 18 के क्यूब में से 18 को माइनस करने पर आता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर 17 के क्यूब में से 17 को माइनस किया जाएगा, तो ये नंबर आएगा जो है 4896, और पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। ABCDEFG 8 लोग एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो पहले एक वर्गाकार मेज बना लो। ये आपका एक वर्गाकार मेज हो गया। कुछ इस प्रकार से। अब 8 लोग हैं, 4 तो कोनों पर ही आ गए, सब सेंटर की ओर मुख करके बैठे। तो ये 5, 6, 7 और 8। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? AC के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी हो सकता है। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो अकेला हो। ठीक है। सबसे पहले अकेले में हमें दिया हुआ है ये D एक कोने में नहीं बैठा है, तो D मतलब कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। एक उठा लेते हैं, कहीं कहीं पर भी बिठा देते हैं। तो डी यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लेते हैं डी यहाँ पर बैठा है। अब वो आगे दिया हुआ जी, डी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका अर्थ जी यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे है डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। डी और सी के बीच में मतलब यहाँ पर आपका जो सी है यहाँ पर आ जाए, क्योंकि 3 व्यक्ति, 1 2 3, 1 2 3, तो सी बिल्कुल उसके ऑपोजिट बैठा है। अब एफ सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ यहाँ पर बैठा हुआ है। एच बी और जी के बीच में बैठा है। एच बी और जी के बीच में बैठा है। ठीक है, तो एच कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पर। और बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब ए सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए हो गया आपका यहाँ पर। ये भी हो गया। और क्या दिया हुआ है? ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वैसे बचा ही ई है, तो ई यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न में आपसे पूछा गया है बी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? बी के बाएं से दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ। ऑप्शन सी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 33। दो कथन और उनके बाद दो निष्कर्ष क्रमांकित किए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्यतः रूप से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथनों का अनुसरण करता है। वेन आरेख का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को भी हल करने के लिए। आपको वेन आरेख का मालूम ही है, वेन डायग्राम, जो कि हमने पिछले प्रश्न में भी किया था। इसमें दिया हुआ है सभी काला जो है वो सफेद है। सभी काला सफेद है। कुछ सफेद धूसर है। सभी सफेद, कुछ सफेद जो है वो धूसर है। अब पहला निष्कर्ष आपको कहता है कुछ धूसर ब्लैक है। नहीं, ब्लैक का तो अच्छा काला, ओके। कुछ धूसर जो है वो ब्लैक है।
देखिए, ये सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया। उसने बोला कुछ सफेद जो हैं वो धूसर हैं। तो सभी काले जो हैं, सभी धूसर जो ब्लैक है वो संभव नहीं है, ये श्योरिटी से हम नहीं कह सकते। दूसरा वाला सभी सफेद काला है, ये ठीक है। सभी, सॉरी, कुछ सफेद काला है, ये ठीक है, क्योंकि ये वाले जो सफेद हैं वो काले हैं, तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही है। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 34। इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलिए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं त्रिभुजों को। तो पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 बेसिक से आपके त्रिभुज हो गए, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर ये, इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका 6 के बाद 7 और ये 8वां त्रिभुज, ठीक है। और फिर इसको देखेंगे, ये 9 और ये 10वां त्रिभुज, तो इसमें टोटल आपके पास 10 त्रिभुज है। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। अब यहाँ पर संबंध दिए गए हैं। ए बी की पुत्र वधु है, ई ए का भाई है, बी का केवल एक पुत्र है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम एक वंश आरेख बना लेते हैं। वंश आरेख का टेबल बना लेते हैं। जो सर्कल है वो एक महिला को दर्शाएगा, इधर बना। एक स्क्वायर पुरुष को, विवाहित जोड़े को, भाई भाई को या बहन भाई को, और अगली पीढ़ी को, ठीक है। अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ए बी की पुत्र वधु है, यानी कि यहाँ पर अगर बी है, बी का कोई बेटा होगा, मुझे नहीं मालूम, पर उसकी पुत्र वधु ए है, उसकी शादी ए से होगी। ई ए का भाई है, ऐसे। आगे बी का केवल एक पुत्र सी है, तो यहाँ पर आ गया सी, क्योंकि उसकी पुत्रवधु ए थी। यदि डी सी का पुत्र है, यदि डी सी का पुत्र है, तो डी ए से किस प्रकार से संबंधित है? ए, डी और ए, जो डी है वो ए का भी पुत्र हो गया ना, है ना। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, डी ए का पुत्र है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है 36वां क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। हैरो, माली, स्केल पे, किससे संबंधित है? देखिए, हैरो का प्रयोग माली द्वारा किया जाता है। पहले शब्द जो है, पहला शब्द दूसरे शब्द में पेशेवर द्वारा उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। हैरो जो वो एक चीज होती है जो माली इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से स्केल पेन सर्जन द्वारा इस्तेमाल की जाती है ऑपरेशंस करने के लिए। एक बड़ी ही धारदार छोटा सा इंस्ट्रूमेंट या एक औजार होता है जिससे वो कट लगाते हैं। तो ये सर्जन द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, हैरो माली द्वारा उपयोग किया जाता है, स्केल पेल जो है वो एक सर्जन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है 37वां क्वेश्चन। 3 कथन और उसके बाद 3 क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से का अनुसरण करता है, कथनों का अनुसरण करता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सभी सेब अनानास है। कुछ सेब आम है। अच्छा, कुछ सेब जो है वो आम है। इसको ऐसे बना लेते हैं फिर, ये ठीक रहेगा। सेब और ऐसे। अब कुछ सेब आम है, ऐसे। कोई आम अंगूर नहीं है।
अंगूर बेचारे अलग बैठे। अब पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ अनानास अंगूर नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये कुछ अनानास जो है वो अंगूर नहीं है, क्योंकि अंगूर और अनानास में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ। कोई अनानास अंगूर नहीं है, ये सच। एक मिनट, कोई अनानास अंगूर नहीं है। देखिए, अनानास अंगूर के बीच में मेरे को संबंध नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि नहीं है। ये हो सकता है, पर हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये केवल संभव हो सकता है, तो इसको हम असत्य मानेंगे। कोई अनानास अंगूर नहीं है। कुछ सेब अंगूर नहीं है। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि कुछ सेब आम है और कोई भी आम अंगूर नहीं है, इसका अर्थ ये है कि कुछ सेब भी अंगूर नहीं है। तो ये आपका सत्य है, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही है। पहली ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 38। 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक में 5 व्यक्ति हैं। इस प्रकार से आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। अब देखिए, कुछ दिया गया है। पंक्ति एक में ए बी सी डी और ई बैठे हैं, वे सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। दो में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति से दूसरे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। अब बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पी ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, आर पी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, डी उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसका मुख टी की ओर है, और डी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। सी क्यू के सम्मुख है, ई के सम्मुख कौन है? तो काफी चीजें आपको दी हुई हैं। सबसे पहले तो हम दो पंक्तियां बना लेते हैं जहां पर ये लोग बैठे हैं, ये पहली और ये दूसरी पंक्ति। अब पहली पंक्ति में बैठे हैं ए बी, ए से लेके ई तक, और दूसरी पंक्ति में बैठे हैं पी से लेके टी तक। अब पहले आपको दिया है, पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। इसका मुख इधर, 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 इधर और इधर, ऐसे, ऐसे, इस प्रकार से। अब बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, आर पी के, ओके। तो सी क्यू के सम्मुख है। इन सबको अगर मैं पढ़ती हूँ तो सबसे पहले आपको दिया है बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए यहाँ पर अगर मैं बिठा देती हूँ और यहाँ पर आ जाएगा बी। पी ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, तो पी यहाँ पर बैठा है। आगे आर पी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आर यहाँ पर बैठा है। डी उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसका मुख टी की ओर है। अब टी के बारे में उसे कुछ भी नहीं दिया। डी उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसका मुख टी की ओर है। डी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। सी क्यू के सम्मुख है, और ई के सम्मुख कौन है यहाँ पर? अच्छा, तो यहाँ पर सी क्यू के सम्मुख है, तो मतलब सी क्यू यहाँ पर नहीं है, तो सी या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, और यही जगह डी की भी हो सकती है, इन दोनों में से। इसका अर्थ हो गया यहाँ पर स्पष्ट रूप से ई बैठा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम अपनी तरफ से इधर हम बना बिठा देते हैं डी को और सी को, और यहाँ पर ई को। अब देखते हैं हमारा तालमेल ठीक बैठता है कि नहीं। अब डी उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी उस व्यक्ति से बाएं से दूसरे स्थान पर है जिसका मुख टी की ओर है, तो इसका मतलब ये बी और यहाँ पर आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है। अब सी क्यू के सम्मुख बैठा है, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब बचता यहाँ पर कौन है? एस, तो वो यहाँ पर बैठ जाएगा। बिल्कुल ठीक अरेंजमेंट बैठ गया सबका। अब प्रश्न क्या है, ई के सम्मुख कौन है? तो ई के सम्मुख है आर। आपका चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 39। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। आपको मालूम है अंग्रेजी शब्दकोश में ए से लेके जेड तक, लाइक ए बी सी डी, उसके बाद हम जेड तक जाते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एम आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद में सब में आई है, सब में टी भी है। अब अल्फाबेट्स चेंज होने शुरू हुए, ओ और यहाँ पर है आई, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर है ओ और ओ। आपको मालूम है पहले आई आता है, यहाँ पर आई के बाद सी है और यहाँ पे आई के बाद जी है। तो सबसे पहले आएगा नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3। नंबर 2 पे आपका था मिटिसाइडल और नंबर 3 पे था मिटिगेटर। अब ओ के बाद यहाँ पर आता है सी, यहाँ पर ओ के बाद आता है जी, यहाँ पर आता है टी और यहाँ पर आ रहा है एस। अब इसके बाद सी सबसे पहले मतलब आता है, तो नंबर 1 जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नंबर 4 पे क्योंकि जी आता है उसके बाद, तो नंबर 4 पे है आपका माइटोजेनिक। फिर है नंबर 6 क्योंकि एस पहले आता है उसके बाद आता है जी, ये है माइटोसिस और माइटोटिक। तो 2 3 1 4 6 5 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत देर से हमने इसका उपयोग नहीं किया है, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल, वही टेबल का हम उपयोग अब फिर से करेंगे। काफी टाइम बात कर रहे हैं, याद होगा आई थिंक आपको। चलिए एक बार याद करवा देती हूँ, पर पेपर में बार बार मत बनाइए। ABCDFGHINOPQRSTUVWXYZ, इनको स्थानांक दे देते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 और 26। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले है आपके पास RTQV। आर का स्थानांक 18 है, टी का 20 है, क्यू का 17 है। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे जमा 2 हुआ, 18 17 और ये 22, -3 जमा 5। बी ऑप्शन, बी एक्स टी और जेड। वी है आपका 12 22 24 26, तो जमा 2 -4 जमा 6। काफी फर्क है दोनों में। आगे NPMR, और XZWB। एन आपका है 14वें स्थान पर, पी है आपके पास 16वें स्थान पर, ये है 13 और ये है 18। ये है 24 26 23 और 2, जमा 2 -3 जमा 5, जमा 2 -3 और यहाँ पर भी जमा 5 हो रहा है क्योंकि डब्ल्यू और बी में 5 का 24 25 26 1 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये है मेरा ऑड क्योंकि यहाँ पर जमा 2 जब -4 और जमा 6 हो रहा है। तो इसका मतलब बी विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। पैटर्न को जारी रखने के लिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर और क्या क्या बदल रहा है, ध्यान से देखते हैं इनको। ये ओ डी की जगह पर चला गया है। आगे एक मिनट, यहाँ पे ये ऐसे गया और ये फिर इस प्रकार से ये इधर जाता है और ये फिर इधर आ रहा है। तो इसका मतलब आगे क्या हो जाएगा, ये आपस में फिर जगह बदल लेंगे और यहाँ पर आएगा। आगे आगे चल रहे हैं। अब
यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पर एल और एस, क्योंकि ये घूम रहे हैं आपस में। ठीक है, अब आगे को अगर मैं देखती हूँ, ये अभी रहने देते, बाकी का डी और 3 यहाँ तक आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 6 जो है वो इधर को जा रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप देखिए, तो सबसे पहले तो डी जो है वो इधर चला जाता है, वो इधर आ जाता है, आगे आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो अब एंड में मेरे पास आता है यहाँ पर डी, और इधर की तरफ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 इधर गया, यहाँ पर इस तरफ 6 जो है इस जगह पे चला जाता है। अब 6 फिर इधर आ जाता है, अब 6 फिर इधर आ जाएगा, तो अंत में आपके पास 6 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 को देखते हैं, 3 इधर गया, फिर 3 नीचे चला जाता है। पहले 3 इधर को चला गया, अब जो 3 है वो नीचे को चला जाएगा, और यहाँ पे 3 अब इधर को घूमने लग गया, है ना, फिर वो इधर को जाने लग गया। जी, 3 इधर गया, 3 इधर को चला गया, तो ये आपका आ जाएगा एल यहाँ पे, और ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका एस जो है वो घूमते हुए अब नीचे, यानी कि यहाँ पर आ जाए, और अब आपके पास ये 6 इधर आ गया, तो D3LS यहाँ पर आ गया, और ये वाला O जो है इधर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्रॉस, क्रॉस रह गया। अच्छा हाँ, क्रॉस रह गया आपके पास, ये देखिए, ये क्रॉस जो है वो पहले इधर आया, फिर वो इधर गया, फिर वो इधर गया, अब उसके बाद वो इधर आ जाएगा। ये आपका क्रॉस जो है वो इस स्थान पर आ जाएगा, और इसके बाद देखिए, एक चीज आपने यहाँ पे नोट की होगी, तीसरे वाले पे आपका एक एस नया जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पर जो है 6 यहाँ पे आ रहा है, ऑलरेडी एक ही 6 है, तो ये वाला आपका पैटर्न आपके पास जो स्क्वायर है अब वो खत्म हो जाएगा, और आपका जो सही उत्तर रहेगा इस प्रश्न का वो रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि D3LS क्रॉस 6 ये यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ये सेम था D3LS, पर यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर को समाप्त होना होगा, और नया एक जो है आपके पास सिंबल है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि है स्टार। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 42। यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जमा है, गुना का अर्थ घटाव है, और भाग का अर्थ गुना है, तो इस एक्सप्रेशन का क्या हल होगा? तो ये रहेगा 49 जमा 6 गुना 4 भाग 2 माइनस 14। तो इन दोनों को नहीं, सबसे पहले हम बॉड मास को याद रखेंगे, तो इन दोनों को हम सबसे पहले हल करेंगे। 4 में से 4 को 2 से भाग किया जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस ये, और 49 जमा 12 माइनस 2, ये आ जाएगा उत्तर 47। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो काफी सिंपल सी आकृति है, आपको देखना है कि ये किस में है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये टेढ़ी लाइन जा रही है तो सही, पर ये टेढ़ी लाइन जा रही है, सीधी नहीं जा रही, तो इसमें ये सम्मिलित नहीं है। और यहाँ पर भी वही चीज है, ये लाइन टेढ़ी जा रही है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये आपको मिल गई। ये कुछ इस प्रकार से, या आपको दिख रहा होगा, ये आकृति, है ना। तो ये मेरा सही उत्तर है, यहाँ पर भी आपको वो आकृति नहीं मिल रही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 44।
यदि आस्ट्रिक इसका अर्थ है ब्रेड बटर केक, और चलिए लिख लेते हैं आस्ट्रिक और ब्रैकेट, इन दोनों का अर्थ है ब्रेड बटर केक और एम्पसेंट एक्सक्लेमेशन आस्ट्रिक का मतलब है केक एंड बटर, और इसका इसका और इसका अर्थ है ब्रेड एंड बटर। तो आस्ट्रिक 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 का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे आस्ट्रिक है, यहाँ पे आस्ट्रिक है, और दोनों में जो कॉमन शब्द है वो है केक। तो इसका मतलब आस्ट्रिक 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 का मतलब रहेगा केक केक केक, यानी कि ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 45। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको दो समूह दिए हुए हैं, पहला ये दूसरा ये। 399 और 7 आपस में जिस प्रकार से संबंधित है, 584 और 8 उसी प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क और 11 किस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसी तर्क का अनुसरण करते हुए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 7 गुना 7 जमा 1 जमा 1, तो ये हो जाएगा 7 गुना 8 और 7 गुना 56 और 57, ये आता है 399। देखते हैं ये तर्क यहाँ पर अनुसरण हो रहा है नहीं। 7 गुना 7 और माफ कीजिए 8 गुना 8 जमा 1 जमा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 गुना 8 गुना 9 जमा 1, और 8 गुना 72 और 1 73, जो कि आपको देगा 584। तो यानी कि मेरा ये तर्क सही है। इसी प्रकार इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 11 गुना 11 गुना 11 जमा 1 जमा 1, तो ये हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 12 जमा 1, यानी कि 11 गुना 11 और 12 को गुना किया गया तो 132, 1 जमा किया 133, और ये, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 46। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए जो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए वो कौन सा चिन्ह होगा। तो सभी विकल्पों को एक एक करके हम कोशिश करेंगे। पहले विकल्प में जमा और गुना को आपस में बदला जाएगा, तो ये बन जाएगा 286 भाग 13 जमा 2 गुना 50 माइनस 6, ये शून्य आना चाहिए। बॉड मास का आपने ध्यान रखना है इस प्रश्न को करते समय। तो बॉड मास के मुताबिक सबसे पहले ये दोनों आपस में भाग होंगे। 286 को 13 से भाग किया गया तो मेरे पास 22 आता है, जमा 2 गुना 50 माइनस 6, अब ये दोनों गुना होंगे तो 100 आ जाएगा। 122 में से 6 माइनस किया गया तो अब मेरे पास 116 आता है, जो कि शून्य नहीं है। इसका मतलब ए विकल्प मेरा गलत है। और बी में आपको जमा और घटाव को आपस में बदलना है। तो ये हो जाएगा 286 भाग 13 गुना 2 माइनस 50 जमा 6, ये शून्य के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में भाग करने पर 22 गुना 2 माइनस 50 जमा 6, 44, और ये शून्य आता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। चलिए सी और डी को भी ट्राई कर लेते हैं। सी में भाग और गुना को आपस में बदलना है, तो इसको बदलने के बाद ये बन जाएगा 286 भाग 13 गुना 2 जमा 50 माइनस 6, 100 जीरो के बराबर आएगा आना चाहिए। और ये हो जाएगा 22 44 94, और ये आपके पास
एक मिनट, मैंने कुछ यहाँ पर मुझे बदलना था, सी ऑप्शन में भाग और मल्टीप्लाई, एक मिनट गलत हो गया। जी, ये बन जाएगा 286 गुना 13 भाग 2 जमा 50 माइनस 6, ये शून्य के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों को भाग कर देते हैं। 286 6.5 से गुना होगा, जमा 50 माइनस 6, 1859, और ये आ जाएगा 1909, और ये आएगा 1903, जो कि शून्य नहीं है। अब डी ऑप्शन को देख लेते हैं परस्पर, इसमें हमने बदलना है माइनस और गुना को। तो ये हो जाएगा 286 भाग 13 माइनस 2 जमा 50 गुना 6। अब 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 300, और ये आपका बन जाएगा 322 में से 2, जो कि 320 है, जो कि शून्य नहीं है, तो ये भी गलत है। हमारे पास हमारा उत्तर तो पहले ही आ चुका था, जो कि ऑप्शन बी था। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 47। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, चलिए जल्दी से देखते हैं। अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का इस्तेमाल करेंगे हम इस प्रश्न में। तो उसका टेबल आप ध्यान रखिएगा, अपने सामने रखिएगा उस टेबल को। सबसे पहले है आपके पास आर, WIC, OU, F और G, W और S। अब देखिए R का स्थानांक क्या है, 18, लिख लेते हैं। W होता है 23 पे, I 9 पे, ये 3 पे, 15, 21, 6, 7। I होता है 9 पे, Q होता है आपका 17, 26 और ये 15, F 6 पे, ये 15 पे, ये 23 पे, और S होता है 19 पे। चलिए, यहाँ पर -3 -2 -3 माइनस, नहीं, जमा 4। अब यहाँ पे देखते हैं, -3 -2 -3 जमा 4। तो यहाँ पर भी यही तर्क रहेगा, -3 -2 -3 जमा 4। तो 15 में से 3 माइनस किया गया, मेरे पास आता है 12। 12वां स्थान होता है, एक मिनट जी, 12 एल स्थान होता है 12वां, और 19वां स्थान एस का रहता है। यहाँ पे आएगा 3, तीसरा स्थान सी का रहता है, और यहाँ पर आएगा 11, 11वां स्थान होता है के का। KLSCK। डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो श्रृंखला आपके पास है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे जमा 22 हो रहा है, 4 जमा हो रहा है, यहाँ पर 22 जमा हो रहा है। चलिए देखते हैं, 4 जमा करके यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 69, है ना। तो अगर उसमें मैं 22 जमा करती हूँ तो 91 आता है, बिल्कुल ठीक है। तो यही मेरा आंसर है, सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 49। यदि ही लव्स कॉफी को 1 2 3 लिखा जाता है, चलिए लिख लेते हैं। ही लव्स कॉफी 1 2 3, कॉफी हैज कैफीन, टू
4 और 5, ही, कॉफी, कैफीन। वन टू 5 लिखा गया है और कैफीन इज बैड, 5 6 7 लिखा गया है। तो ही को निम्न द्वारा दर्शाया गया है। देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, कॉफी, और यहाँ पर कॉमन है 2। तो कॉफी का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। अब पहले और तीसरे में ही और कॉफी दोनों कॉमन है, 2 तो कॉफी का था तो ही किसका हो जाएगा, 2 के लिए तो कॉफी था। और पहले में 1 और 2 कॉमन है तो ये ही का हो गया, क्योंकि 2 कॉफी के लिए रिजर्व है ना। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए इस पेपर के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आपके क्या आएगा, ये आपकी संख्याएं हैं 576, 288, 144, 72 और ये प्रश्न चिन्ह। देखिए यहाँ से यहाँ ये 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है, काफी आसान है। तो इसको भी हम 2 से भाग कर देते हैं तो मेरे पास आएगा 36, यानी कि दूसरा विकल्प। तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उनके डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एक बेहतर तैयारी के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So students, a very best of luck for your exams. Thoughts out for this paper. Good luck. Bye.